हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जा रहे हैं शुरू करने चैप्टर 2 सिविक्स का विविधता एवं भेदभाव। जैसे हम चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें लिखा है कि हम क्या हैं, हम कैसे हैं, या कई चीज़ों पर निर्भर करता है। खाना, कपड़ा, रहना, पहनना, ये भूगोल पर भी निर्भर करता है, हम किस इलाके में रहते हैं। संसार में 8 धर्म हैं। भारत में उन 8 धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, अनुयायी रहते हैं। 1600 से ज़्यादा भाषाएँ बोली जाती हैं जो लोगों की मातृभाषाएं हैं। मतलब 1600 से भी ज़्यादा मातृभाषाएं हैं भारत में। यहाँ 100 से भी ज़्यादा तरह के नृत्य किए जाते हैं। यह विविधता हमेशा खुश होने का कारण नहीं बनती। हम उन लोगों के साथ सुरक्षित एवं आश्वस्त महसूस करते हैं जो हमारी तरह दिखते हैं, बात करते हैं, कपड़े पहनते हैं और हमारी तरह सोचते हैं। कभी कभी जब हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो हमेशा हमसे बहुत भिन्न होते हैं तो हमें वे बहुत अजीब और अपरिचित लग सकते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते या जान नहीं पाते कि वे हमसे अलग क्यों हैं। लोग अपने लिए अपने से अलग दिखने वालों के बारे में खास तरह की राय बना लेते हैं। जैसे आप अंग्रेज़ को देखते हैं तो सोचते लगते हैं कि कैसा खाता होगा, कैसे पहनता होगा, कैसे रहता होगा। बहुत सारे लोग। पूर्वाग्रह एक शब्द है। पूर्वाग्रह किसे कहते हैं पहले मैं आपको बता देता हूँ। जैसे किसी को देख के आप अपने दिमाग में अलग तरह से के पहले से ही विचार बना लेंगे, उसे पूर्वाग्रह करते हैं। जैसे हम बात करते हैं, जैसे ग्रामीण में है, कोई भी बात चलती है, चाहे आप जब हम किसी के बारे में पहले से कोई राय बना लेते हैं और उसे हम अपने दिमाग में बैठा लेते हैं, वह पूर्वाग्रह का रूप ले लेती है। ज़्यादातर यह राय नकारात्मक होती है। जैसे कि ग्रामीण लोग, चाहे शहरी लोग, ग्रामीण लोगों के बारे में आधे से ज़्यादा भारतीय गांव में रहते हैं, ये पूर्वाग्रह हो गया। गांव के लोग आधुनिक प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करना पसंद नहीं करते। फसल की बुआई और कटाई के समय परिवार के लोग खेतों में 12 से 14 घंटे तक काम करते रहते हैं। ग्रामीण लोग काम की तलाश में शहरों की ओर स्थानांतरण करने को बाध्य होते हैं। स्थानांतरण मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना। अब शहरी लोगों के बारे में, शहरी जीवन बड़ा आसान होता है। यहाँ के लोग बिगड़े हुए और आलसी होते हैं। शहरों में लोग अपने परिवार के सदस्यों के साथ बहुत कम समय बिताते हैं। शहरी लोग केवल पैसे की चिंता करते हैं, लोगों की नहीं। शहरों में रहना बहुत महंगा पड़ता है। लोगों की कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा किराए और आने जाने में खर्च हो जाता है। जैसे मकान किराया पे ले लिए, काम करने के लिए, आना जाने के लिए, जो बस, टेम्पू, ऑटो रिक्शा जो भी यूज होगा। हम कई चीज़ों के बारे में पूर्वाग्रहित हो सकते हैं। लोगों के धार्मिक विश्वास, उनकी चमड़ी का रंग, जिस क्षेत्र से वे आते हैं, जिस क्षेत्र से जिस तरह से वे बोलते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, और भी बहुत कुछ होगा। अक्सर दूसरों के बारे में बनाए गए हमारे पूर्वाग्रह इतने पक्के होते हैं कि हम उनसे दोस्ती नहीं करना चाहते। इस वजह से कई बार हमारा व्यवहार ऐसा होता है कि हम उन्हें दुख पहुंचा देते हैं। लड़के और लड़कियों में भेदभाव। समाज में लड़के और लड़कियों में कई तरह का भेदभाव किया जाता है। जैसे आप छोटे रहे होंगे ना, लड़के को तो बोलते हैं लड़का होकर रो रहा है, और लड़की को खेलने के लिए गुड्डा गुड़िया ला के इस तरह से चीज़ें दे दी जाती हैं। ऐसा समाज सोचता है, लेकिन आजकल ये सारा गलत हो रहा है। जैसे मैं बताता हूँ, बहुत सारे टॉपिक वे बहुत ही सुशील हैं। अभी आप लड़का के लिए यूज़ करता है कि लड़की के लिए, उनका बात करने का तरीका बड़ा सौम्य और मधुर है। वे शारीरिक रूप से बलिष्ठ हैं, वे शरारती हैं, वे नृत्य करने और चित्रकारी में निपुण हैं, वे रोते नहीं, वे उद्यमी हैं, वे खेल में निपुण हैं, वे खाना पकाने में निपुण हैं, वे भावुक हैं। आप इसमें किसको लिखोगे? अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग विकलांग होते हैं, उनको देख के लोग ऐसे सोचते हैं, या विकलांग लोग के दिमाग में ऐसा बिठा दिया जाता है, जैसे लोग तरह तरह की बातें करते हैं। मैं लंगड़ा हूँ, मेरी बोली लड़खड़ाती है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ। कभी मैं उदास हो जाता हूँ तो कभी दुखी। लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। यह नई बात नहीं, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या करते। और दूसरा विकलांग आदमी का सोच, तुम दूसरों से कितनी अलग दिखती हो, ये लोग बोल रहे हैं उस विकलांग। उसका सोच ऐसे बना दिया गया है, मैं एक इंसान हूँ, मुझे शर्म आती है, घूरती आंखों से मैं छिप जाना पसंद करती हूँ। लोग उसे देख के अजीब तरह से बना लेते हैं। क्या उसका दिमाग सही है? सिर्फ इसलिए कि मेरी टांग डगमगाती है, लोग सोचते हैं कि मेरा दिमाग भी डगमगाता है। लोगों का सोच अलग अलग होता है। ऊपर दिए गए बातों को पहले विकलांग कहा जाता था। इस शब्द को बदलकर आज उनके लिए जो शब्द प्रयोग किया जाता है, वे खास ज़रूरतों वाले बच्चे। उनके बारे में लोगों के पूर्वाग्रहों को यहाँ बड़े अक्षरों में बता दिया गया। साथ में उनकी अपनी भावनाएं एवं विचार भी दिए गए हैं।
जो वो पहले से बैठ चुका है। वे बच्चे अपने से जुड़ी रूढ़िबद्ध धारणाओं के बारे में क्या कह रहे हैं और क्यों, इस पर आप बात कर सकते हैं आपस में दोस्तों से। अगर हम इस कथन को वे रोते नहीं, तो आप देखेंगे कि यह गुण आमतौर पर लड़कों या पुरुषों के साथ जोड़ा जाता है। बचपन में जब लड़कों को गिर जाने पर चोट लग जाती है, ये जो मैं आपको बताया हूँ यही सारा, कि चोट लग जाए तो बोलते हैं लड़का हो के रो रहा है। वे कोमल एवं मृदु स्वभाव की हैं, वे बहुत ही सुशील हैं। ऐसे कथनों को लेकर आप भी चर्चा कर सकते हैं किसके लिए प्रयोग होता है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बनाना। जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो उसे रूढ़िबद्ध धारणा कहते हैं। अब देखिएगा, रूढ़िबद्ध हो गया एक शब्द, और दूसरा शब्द अपना था पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह अपना अपना सोच होता है, और रूढ़िबद्ध एक धारणा में बांध देते हैं। कई बार हम किसी खास देश, धर्म, लिंग के होने के कारण किसी को कंजूस, अपराधी या बेवकूफ़ ठहराते हैं। ऐसे दरअसल उनके बारे में मन में एक पक्की धारणा बना लेने का कारण होता है। हर देश, धर्म आदि में हमें कंजूस, अपराधी, बेवकूफ़ लोग मिल ही जाते हैं, सिर्फ इसलिए कि कुछ लोग उस समूह में वैसे हैं। पूरे समूह के बारे में ऐसी राय बनाना वाजिब नहीं है। इस प्रकार की धारणाएं हमें प्रत्येक इंसान को एक अनोखे और अलग व्यक्ति की तरह देखने से रोक देती है। हम नहीं देख पाते कि उस व्यक्ति के अपने कुछ खास गुण हैं, क्षमताएं हैं जो दूसरे से अलग है। रूढ़िबद्ध धारणाएं बहुत बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के खांचे में जड़ देती है। एक ही प्रकार के खांचे मतलब एक ही प्रकार के सोच में। जैसे माना जाता था कि हवाई जहाज़ उड़ाने का काम लड़कियां नहीं कर सकती। इन धारणाओं का असर हम सब पर पड़ता है। कई बार यह धारणाएं हमें ऐसे काम करने से रोकती है जिनको करने की काबिलियत शायद हमें हो। अब एक ऐसा एनसीईआरटी बुक में टिप्पणी किया गया है, कुछ मुसलमानों के बारे में यह आम रूढ़िबद्ध धारणा है कि लड़कियों को पढ़ने के रुचि नहीं लेते, इसलिए उन्हें स्कूल नहीं भेजते। जबकि अध्ययन यह दिखाया है कि मुसलमानों की गरीबी इसका एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी की वजह से ही वे लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते या स्कूल से जल्दी निकाल देते हैं। जहाँ पर भी गरीबों तक शिक्षा पहुँचाने का प्रयास किए हैं, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने अपनी लड़कियों को स्कूल भेजने में रुचि दिखाई है। उदाहरण के तौर पर केरल में स्कूल प्रायः घर के पास हैं। सरकारी बस की सुविधा बहुत अच्छी है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षकों को स्कूल पहुंचाने में मदद मिलती है। उनमें 60% से ज़्यादा महिला शिक्षक हैं। इन सभी कारणों ने बहुत सारे गरीब परिवार के बच्चों को स्कूल जाने में मदद की है, जिनमें मुसलमान लड़कियां भी शामिल है। दूसरे राज्यों में जहां पर ऐसे प्रयास नहीं किए गए, वहां गरीब परिवारों के बच्चों को स्कूल जाने में मुश्किल आती है, चाहे वे मुसलमान हो, जनजाति हो या अनुसूचित जाति के हो। जाहिर है, मुसलमान लड़कियों की स्कूल से गैरहाजिरी का कारण धर्म नहीं, गरीबी है। ये बहुत बड़ी बात है। अब चलते हैं असमानता एवं भेदभाव। भेदभाव तब होता है जब लोग पूर्वाग्रहों या रूढ़िबद्ध धारणाओं के आधार पर व्यवहार करते हैं। अगर आप लोगों को नीचा दिखाने के लिए कुछ करते हैं, अगर आप उन्हें कुछ गतिविधियों में भाग लेने से रोकते हैं, किसी खास नौकरी को करने से रोकते हैं, किसी मोहल्ले में रहने नहीं देते, एक ही कुएं या हैंडपंप पर पानी नहीं लेने देते और दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे कप या गिलास में चाय पीने नहीं देते, तो इसका मतलब है कि आप उनके साथ भेदभाव कर रहे हैं। भेदभाव कई कारणों से हो सकता है। आप याद करें कि पिछले पाठ में समीर और समीर दो एक दूसरे से भिन्न थे। उदाहरण के लिए उनका धर्म अलग था। यह विविधता का एक पहलू है, पर यह भेदभाव का कारण भी बन सकता है। ऐसा तब होता है जब लोग अपने से भिन्न प्रथाओं और रिवाजों को निम्न कोटि का मानते हैं। दोनों समीरों में एक और अंतर उनकी आर्थिक पृष्ठभूमि का था। समीर दो गरीब विविधता का पहलू नहीं है, यह तो असमानता है। बहुत लोगों के पास अपने खाने, कपड़े और घर की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए साधन और पैसे नहीं होते। इस कारण दफ्तरों, अस्पतालों, स्कूलों आदि में उनके साथ भेदभाव किया जाता है। कुछ लोगों को विविधता और असमानता पर आधारित दोनों ही तरह के भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक तो इस कारण कि वे समुदाय के सदस्य हैं जिनकी संस्कृति को मूल्यवान नहीं माना जाता। ऊपर से यदि वे गरीब हैं और उनके पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के साधन नहीं है, तो इस आधार पर भी भेदभाव किया जाता है। ऐसे दोहरे भेदभाव का सामना कई जनजाति लोगों, धार्मिक समूहों और ख़ास क्षेत्रों के लोगों को करना पड़ता है।
अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक और टिप्पणी जो एनसीईआरटी में लिख रखा है। दलित वह शब्द है जो नीची कही जाने वाली जाति के लोगों अपनी पहचान के रूप में इस्तेमाल करते हैं। वे इस शब्द को अछूत से ज़्यादा पसंद करते हैं। दलित का मतलब होता है दबाया गया, कुचला गया। दलितों के अनुसार यह शब्द दर्शाता है कि कैसे सामाजिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव ने दलित लोगों को दबाकर रखा और सरकार ऐसे लोगों को अनुसूचित जाति के वर्ग में रखती है। भेदभाव का सामना करने पर अपनी आजीविका चलाने के लिए लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं, जैसे पढ़ना, बर्तन बनाना, मछली पकड़ना, पढ़ाना, बढ़ईगिरी, खेती एवं बुनाई। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम हैं, लेकिन कुछ कामों को दूसरों के मुकाबले अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। सफाई करना, कपड़े धोना, बाल काटना, कचरा उठाना जैसे कामों को समाज में कम महत्व का माना जाता है। इसलिए जो लोग इन कामों को करते हैं उनको गंदा, अपवित्र माना जाता है। यह जाति व्यवस्था का एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पहलू है। जाति व्यवस्था में लोगों के समूहों को एक तरह की सीढ़ी के रूप में रखा गया है, जिसमें एक जाति दूसरी जाति के ऊपर या नीचे थी। जिन्होंने अपने आप को इस सीढ़ी में सबसे ऊपर रखा, जिन्होंने अपने को ऊंची जाति का उत्कृष्ट कहा। जिन समूहों को इस सीढ़ी के तले में रखा गया उनको अछूत और अयोग्य कहा गया। जाति प्रथा के नियम एकदम निश्चित थे। इन अछूतों शब्द को दिए गए काम के अलावा और कोई काम करने की इजाज़त नहीं थी। उदाहरण के लिए कुछ समूहों को सिर्फ कचरा उठाने और मरे हुए जानवरों को गांव से हटाने की इजाज़त थी। उन्हें उच्च जाति के लोगों के घर में घुसने और गांव के कुएं से पानी लेने, यहाँ तक कि मंदिर में घुसने की इजाज़त नहीं थी। उनके बच्चे दूसरी जाति के बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं सकते थे, खेल नहीं सकते थे, उनके साथ घूम नहीं सकते थे। बहुत सारे ऐसे कुछ मिल जाएंगे। भारत एक मशहूर हस्ती को भेदभाव का सामना करना पड़ा था। यह भाग हमें यह समझने में मदद करेगा कि कैसे जाति के तहत बहुत बड़ी संख्या में लोग भेदभाव के शिकार हुए। भारत के एक महान नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति व्यवस्था पर आधारित भेदभाव के अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। यह अनुभव उनको 1901 में हुआ था, जब वे केवल 9 साल के थे। वे महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ ये अपना कहानी बता रहे हैं। महाराष्ट्र में कोरेगांव में अपने भाइयों के साथ पिता से मिलने गए थे। बड़ी देर उन्होंने इंतज़ार किया पर कोई नहीं आया। 1 घंटा बीत गया तो स्टेशन मास्टर पूछने आया। उन्होंने हमसे हमारे टिकट मांगे, जो हमने दिखा दिए। उन्होंने पूछा कि हम वहाँ क्यों रुके हुए थे। हमने बताया कि हमें कोरेगांव जाना था और हमारे पिताजी उनके नौकर के आने का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई भी नहीं पहुँच पाया था और हमें पता नहीं था कि कोरेगांव कैसे पहुँचते हैं। हमने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे। हमारे कपड़े और बोली से कोई भी यह अंदाज़ा नहीं लगा सकता था कि अछूतों के बच्चे हैं। निश्चय स्टेशन मास्टर को यह लगा होगा कि हम ब्राह्मण के बच्चे हैं और हमारी मुश्किल को देखकर बड़े परेशान हुए, जैसा कि हिंदुओं में होता ही है। स्टेशन मास्टर ने हमसे पूछा कि हम कौन हैं। बिना एक पल भी सोचे मेरे मुंह से निकल गया कि हम महार हैं। बम्बई प्रांत में महार समुदाय को अछूत माना जाता था। उनको एकदम से धक्का लगा। वे भौंचक्के रह गए। उनके चेहरे पर अचानक परिवर्तन हुआ। हमने देख लिया कि एक अजीब सी घृणा की भावना उन पर हावी हो गई। उन्होंने जैसे ही मेरा जवाब आंसर सुना, वे अपने कमरे में वापस चले गए और हम वहीं खड़े रहे। 15-20 मिनट बीत गए। सूरज बिल्कुल छिप-सा गया था। पिताजी आए नहीं थे और न ही उनका नौकर, और अब स्टेशन मास्टर भी हमें छोड़कर चले गए थे। हम काफ़ी घबराए हुए थे। यात्रा के शुरू में जो खुशी और उत्साह की भावना थी, उसकी जगह अब अत्यधिक उदासी ले ली थी। आधे घंटे बाद स्टेशन मास्टर लौटकर आए तो पूछा कि हम क्या करने की सोच रहे हैं। हमने कहा कि अगर हमें किराए पर एक बैलगाड़ी मिल जाती तो हम कोरेगांव जा सकते थे। अगर कोरेगांव ज़्यादा दूर नहीं हो तो हम फ़ौरन निकलना चाहते थे। वहाँ किराए पर कई बैलगाड़ियाँ चलती थी। लेकिन मैंने स्टेशन मास्टर को जो जवाब दिया था, हम महार हैं, उसका पता सबको चल गया था। कोई भी गाड़ीवान अछूत वर्ग की सवारी को लेकर जाकर अपने आप को गंदा और नीचा नहीं बनाना चाहता था। हम दोगुना किराया देने को तैयार थे, पर हमें एहसास हुआ कि बात पैसे से नहीं बन सकती। स्टेशन मास्टर, जो हमारे लिए गाड़ीवान से मोल तोल कर रहे थे, चुपचाप खड़े हो गए। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। अब ये स्रोत डॉक्टर BR अम्बेडकर, राइटिंग एंड स्पीचेज, खंड 12, संपादक वसंत मुन,
बम्बई शिक्षा विभाग, महाराष्ट्र सरकार, ये वहाँ से लिया गया है। कल्पना करके देखिए कितना मुश्किल होगा लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाने ना दिया जाए, यह कितना अपमानजनक या दुखदाई होगा। आप लोग अपने आपसे दूर दूर रहें, आपको छूने से मना करें और अपने पानी पीने ना दें। यह छोटी सी घटना दिखती है कि कैसे गाड़ी से एक जगह से दूसरे जगह जाने के साधारण काम की सुविधा इन बच्चों के पास नहीं थी, जबकि वे पैसे दे सकते थे, वो भी दुगना। स्टेशन के सभी गाड़ी वालों ने बच्चों को ले जाने से मना कर दिया। उन्होंने बच्चों के साथ भेदभाव भरा व्यवहार किया। इस कहानी से बिल्कुल साफ है कि जाति पर आधारित भेदभाव न केवल दलितों को कई गतिविधियों से वंचित रखता है, बल्कि वह उन्हें आदर और सम्मान भी नहीं मिलने देता जो दूसरों को मिलता है। समानता के लिए संघर्ष। शासन ने आज़ादी पाने के लिए ब्रिटिश शासन से आज़ादी पाने के लिए जो संघर्ष किया गया था, उनमें समानता के व्यवहार के लिए किया गया संघर्ष भी शामिल था। दलितों, औरतों और जनजातीय लोगों और किसानों ने अपने जीवन में जिस गैर बराबरी का अनुभव किया, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ाई लड़ी। जैसा कि पहले भी बात हुई, बहुत सारे दलितों ने संगठित होकर मंदिर में प्रवेश पाने के लिए संघर्ष किया। महिलाओं ने मांग की, जैसे पुरुष के पास शिक्षा का अधिकार है, वैसे उन्हें भी अधिकार मिले। किसानों और दलितों ने अपने आप को जमींदारों और उनकी ब्याज की दर से छुटकारा दिलाने के लिए संघर्ष किया। 1947 में भारत जब आज़ाद हुआ और एक राष्ट्र बना, तो हमारे नेताओं ने समाज में व्याप्त कई तरह की असमानताओं पर विचार किया। संविधान को लिखने वाले लोगों भी इस बात का अवगत थे, हमारे समाज में कैसे भेदभाव किया जाता है और लोगों ने उनके खिलाफ किस तरह से संघर्ष किया है। कई नेता इन लड़ाइयों के हिस्सेदार थे, जैसे डॉक्टर अम्बेडकर। इसलिए नेताओं ने संविधान में ऐसी दृष्टि और लक्ष्य रखा जिसे भारत में सभी लोगों को बराबर माना जाए। समानता को एक अहम मूल्य की तरह माना गया है, जो हम सभी को एक भारतीय के रूप में जोड़ती है। प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। अस्पृश्यता यानी छुआछूत को अपराध की तरह देखा जाता है और इसे कानूनी रूप से खत्म कर दिया गया है। लोग अपनी पसंद का काम चुनने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं। नौकरियां सभी लोगों के लिए खुली हैं। इन सब के अलावा संविधान ने सरकार पर वह विशेष जिम्मेदारी डाली थी कि वह गरीबों और मुख्यधारा से अलग पड़ गए समुदायों को इस समानता के अधिकार के फायदे दिलवाने के लिए विशेष कदम उठाएं। संविधान के लेखकों ने यह भी कहा कि विविधता की इज्जत करना, उसे मूल्यवान मानना समानता सुनिश्चित करने के लिए एक महत्वपूर्ण कारक है। समानता वह मूल्य है जिसके लिए हमें निरंतर संघर्ष करते रहना होगा। भारतीयों के लिए समानता का मूल्य वास्तविक जीवन का हिस्सा बने, सच्चाई बने। इसके लिए लोगों के संघर्ष, उनके आंदोलन और सरकार द्वारा उठाए जाने वाले कदम बहुत जरूरी हैं। भारत का संविधान लिखने वाले कुछ लोग उन्होंने यह महसूस किया कि लोगों को अपने धर्म का पालन करने, अपनी भाषा बोलने, अपने त्यौहार मनाने और अपने आप को खुले रूप से अभिव्यक्त करने की आज़ादी होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई एक भाषा, धर्म या त्यौहार सबके लिए अनिवार्य नहीं बनना चाहिए। उन्होंने जोर दिया कि सरकार सभी धर्मों को बराबर मानेगी। इसलिए भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ लोग बिना भेदभाव के अपने धर्म का पालन करते हैं। इसे हमारी एकता के महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखा जाता है कि हम इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे की इज्जत करते हैं। हालांकि हमारे संविधान में इन विचारों पर जोर दिया गया है, पर यह पाठ इसी बात को उठाता है। असमानता आज भी मौजूद है। आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। भारत का संविधान, जिसमें लिखा है उद्देशिका, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ए दत्तो द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। और जब समानता असमानता की बात हो तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में ना हो, ऐसी कभी हो ही नहीं सकती। हम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में जानते हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 तक उनका जीवन काल रहा, को भारतीय संविधान के पिता एवं दलितों के सबसे बड़े नेता के रूप में
माना जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित समुदाय के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी थी। उनका महार जाति में जन्म हुआ था जो अछूत मानी जाती थी। महार लोग गरीब होते थे, उनके पास ज़मीन नहीं थी और उनके बच्चों को वही काम करना पड़ता था जो वे खुद करते थे। उन्हें गांव के बाहर रहना पड़ता था और गांव के अंदर आने की इजाज़त नहीं थी। अंबेडकर अपनी जाति के पहले व्यक्ति थे जिसने अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी की और वकील बनने के लिए इंग्लैंड गए। उन्होंने दलितों को अपने बच्चों को स्कूल जाने भेजने के लिए प्रोत्साहित किया। दलितों से अलग अलग तरह की सरकारी नौकरी करने को कहा ताकि वे जाति व्यवस्था से बाहर निकल पाएं। दलितों के मंदिर में प्रवेश के लिए जो कई प्रयास किए जा रहे थे, उनका अंबेडकर ने नेतृत्व किया। नेतृत्व मतलब वो हेड बने, इंचार्ज बने। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश थी जो सबको समान निगाह से देखे। जीवन में आगे चल रहे उन्होंने धर्म के परिवर्तन करके बौद्ध धर्म को अपनाया। उनका मानना था कि दलितों को जाति प्रथा के खिलाफ अवश्य लड़ना चाहिए और ऐसा समाज बनाने की तरफ काम करना चाहिए जिनमें सबकी इज्जत हो, न कि कुछ लोगों की। ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा कुछ शब्द थे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा और कमेंट भी करिएगा। थैंक यू।